Welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pok Story. वन बनारस की राधा। भारत का छोटा सा शहर बनारस कहने को तो महादेव की नगरी है, गंगा मैया का स्थान है। कहाँ जाता है मन चाहे कितना भी विचलित हो, यहाँ आकर शांति मिल ही जाती है। प्यार तो जैसे यहाँ की हवाओं में बहता है। गंगा मैया सिर्फ यहाँ की धरती पर ही नहीं, लोगों के दिलों में भी वास करती है। उन्हीं गंगा मैया की एक बेटी है राधा, जिसका दिल गंगा मैया की तरह ही पवित्र है। प्रेम और संस्कारों से लिपटी हुई पवित्र राधा। 20 साल की राधा चंचल और मासूम होने के साथ ही काफी समझदार भी है। वक्त आने पर दुर्गा मैया का रूप बन जाती है राधा। लेकिन क्या केवल संस्कारों से ही इस समाज में कोई अपनी पहचान बना सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इस समाज में रहने के लिए खूबसूरती सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना आप कितने ही संस्कारी और समझदार क्यों ना हो, आपका जीवन दूभर हो ही जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस सवाल से हर दिन जूझ रही है 20 साल की मासूम राधा। राधा जिसकी नीली गहरी आंखें, छोटा सा मासूम चेहरा, कमर तक लहराते लंबे काले बाल, 54 फुट हाइट, सांवला रंग, लेकिन चेहरे पर इतनी शालीनता और तेज जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सके। पतली काया, आंखों में चंचलता, चेहरे पर मासूमियत और भोलापन, गालों पर पड़ने वाले डिंपल और हमेशा लोगों की मदद करने वाला सरल स्वभाव, यही पहचान है राधा की। सुबह का समय 4 बजे बनारस का 80 घाट, जहां महादेव के मंदिर में एक बहुत ही सुरीला भजन गाने की आवाज आ रही थी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इस सुरीले भजन की आवाज सुनकर आसपास के लोग जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर स्नान करके मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। महंत जी अपनी धोती संभालते हुए अपने आप से कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आज इतनी देर कैसे हो गई हमें? राधा बिटिया ने आरती भी शुरू कर दी। कहते हुए महंत जी जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ निकल गए। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक प्यारी सी मासूम लड़की आंखें बंद कर यह गाना गा रही थी और आरती कर रही थी। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। आरती खत्म होते ही उस लड़की ने पलटकर पीछे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आसपास खड़े लोगों को आरती की थाली आगे बढ़ा दी। कुछ लोगों ने आरती ले ली। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए वह आरती की थाली फिर वापस उसकी सही जगह पर रख दिया। वह लड़की दुपट्टा अपने सर से संभालते हुए अपने कदमों को मंदिर के बाहर लेने लगती है। तभी पंडित जी उसे रोकते हुए कहते हैं, माफ करना बिटिया, आज हमें थोड़ा देर हो गई और आज तुम्हें अकेले ही सब संभालना पड़ा। वो क्या है ना, रात को हमारा स्वास्थ्य तनिक ठीक नहीं था। पंडित जी की बात सुनकर राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? महादेव की आरती करना तो सौभाग्य की बात है। तभी हम लोगों के कानों में महंत जी की आवाज पड़ती है। राधा बिटिया बिल्कुल सही कह रही है पंडित जी, महादेव की आरती करना सौभाग्य वालों के ही भाग्य में है। और राधा बिटिया की सुरीली आवाज में आरती सुनकर उठना तो जैसे अब हम लोगों की आदत हो गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे राधा बिटिया की आरती ना सुने तो बनारस में भोर ही ना होगी। महंत जी राधा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, राधा बिटिया, हमने सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है। बड़ी ही खुशकिस्मत होंगे वह लोग जिनके घर में तुम बहू बनकर जाओगी। महादेव तुम्हें सदा खुश रखे। कहते हुए महंत जी और पंडित जी राधा को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा बिटिया, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी दीनदयाल श्रीवास्तव कहाँ हैं? कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हुई उनसे। जी महंत जी, दरअसल वो पिताजी, इससे पहले कि राधा कुछ कह पाती पीछे से एक कर्कश आवाज उन लोगों को सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ महंत जी। दीनदयाल श्रीवास्तव जी अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लिए उन लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे।
आ गए दीनदयाल जी, आपको समय मिल ही गया हमसे मिलने का। भाई दीनदयाल जी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। महंत जी ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। हमसे नाराज हैं? लेकिन क्यों महंत जी, आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई हमसे? दीनदयाल जी ने परेशान होते हुए पूछा। क्या गलती हो गई आपसे, यह आप हमसे पूछ रहे हैं दीनदयाल जी? भाई, आपने राधा बिटिया की शादी तय कर दी पर हमें शादी का निमंत्रण भी नहीं दिया। क्या आपने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि हम आपकी खुशियों में शामिल हो पाए? महंत जी की नाराजगी देखकर श्रीवास्तव जी मुस्कुराते हुए महंत जी से कहते हैं, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं महंत जी, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? बल्कि मैं इस वक्त यहाँ आप लोगों को शादी का निमंत्रण कार्ड देने ही आया था। 3 दिन बाद बिटिया की शादी है, आप लोग सब परिवार आमंत्रित है। शादी में आकर वर और वधू को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कहते हुए श्रीवास्तव जी शादी का कार्ड महंत जी के हाथों में पकड़ाते हैं। राधा केवल मेरी बिटिया ही नहीं है बल्कि आपकी भी बिटिया है। जितना हक मेरा राधा पर है उतना ही आप लोगों का भी है, बल्कि उसका तो पूरा बचपन ही आप लोगों के आसपास बीता है। आज मेरी राधा के अंदर जो भी संस्कार हैं वह आप लोगों के दिए हुए ही हैं। महंत जी मुस्कुराते हुए कार्ड लेते हुए कहते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है श्रीवास्तव जी, जो आपने अपनी संस्कारी बेटी के संस्कारों का श्रेय हमें दिया। सच तो यह है कि आपकी बेटी हीरा है, हीरा जिस घर में भी जाएगी वहां लक्ष्मी का वास होगा। महंत जी की बात सुनकर श्रीवास्तव जी अपना चेहरा मायूस करते हुए कहते हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं महंत जी, लेकिन आज के जमाने में केवल संस्कारों से ही जीवन नहीं चलता। आज के जमाने में जहां लोग रूप को देखते हैं वहां संस्कारों की चर्चा कहाँ होती है। आप तो जानते ही हैं मेरी राधा सांवली है, भले ही वह कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, संस्कारवान क्यों ना हो, लेकिन रूप के आगे सब फीका पड़ जाता है। आज तक उसकी शादी के लिए जहां भी बात चलाई सभी लोग उसका सांवला रंग देखकर पीछे हट जाते थे, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से यह रिश्ता मिला है। बस परेशानी यह है कि लड़के वालों ने बहुत दहेज मांगा है और उसी का इंतजाम करने में मैं रात दिन लगा रहता हूँ। राधा मेरी एकलौती बिटिया है, मैं चाहता हूँ बस किसी तरह उसे अच्छे घर में भेज दूँ ताकि उसका जीवन संवर जाए। वैसे लड़का बड़ा अच्छा है, सरकारी नौकरी है उसकी। अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर राधा का चेहरा मायूस हो जाता है। राधा बिना एक पल गंवाए महंत जी और अपने पिताजी से आज्ञा लेकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि वह फिलहाल यह बातें नहीं सुनना चाहती थी। बचपन से ही उसने यही सब बातें सुनी है, अब तो जैसे मानो उसे इन सब की आदत हो गई है। लेकिन अपने पिता का झुका हुआ सर राधा देख नहीं पाई। राधा के जाने के बाद महंत जी श्रीवास्तव जी से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए श्रीवास्तव जी, बेटी जब पैदा होती है उसी वक्त ये तय हो जाता है कि उसका जीवन साथी कौन होगा। आप चिंता मत कीजिए, महादेव ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। और मुझे पता है हमारी राधा बिटिया जिस घर में भी जाएगी वहां अपनी जगह बना ही लेगी। वैसे भी दुनिया में हर इंसान केवल रूप को नहीं देखता, कुछ लोग गुणों को भी महत्व देते हैं। बस महादेव पर भरोसा रखिए, कहकर महंत जी श्रीवास्तव जी से आज्ञा लेकर वहां से चले जाते हैं। श्रीवास्तव जी भी महंत जी की बात सुनकर एक लंबी गहरी सांस लेकर महादेव के मूर्त की तरफ देखते हैं और हाथ जोड़कर अपने मन से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी का भविष्य सुखी हो। दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक्स स्टोरी। थोड़ी ही देर में श्रीवास्तव जी अपने घर आ चुके थे। घर में चारों तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। राधा की मां गरिमा श्रीवास्तव जी राधा की पिताजी दीनदयाल श्रीवास्तव जी को पानी का ग्लास देते हुए पूछती हैं, आ गए आप? शादी के कार्ड सभी को बांट दिए, कोई बचा तो नहीं है? एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, किसी को भी आमंत्रण देना छूट ना जाए वरना जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे। गरिमा जी की बात सुनकर दीनदयाल जी पानी पीते हुए बताते हैं, आप चिंता मत कीजिए गरिमा जी, मैंने सभी को निमंत्रण कार्ड दे दिया है, बस एक नरेंद्र राठौर बचा है। ये सुनकर गरिमा जी नाराजगी जताते हुए कहती है, अरे अभी नरेंद्र भाई साहब निमंत्रण देने के लिए बाकी ही रह गए,
उन्हें तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए था, आखिर वह मुंबई में रहते हैं। अगर उन्हें पहले निमंत्रण नहीं दिया जाएगा तो वह टाइम पर कैसे आएंगे? और आपको पता है ना वह आपके कितने पुराने दोस्त हैं। अगर वह किसी तरह शादी में नहीं आ पाए तो वह आपसे नाराज हो जाएंगे कि आपने उन्हें समय पर नहीं बताया। चलिए अब जल्दी कीजिए और उन्हें कॉल कीजिए। आखिर वह इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें आने के लिए भी तो समय निकालना होगा। आप ठीक कह रही हैं गरिमा जी, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। तभी दीनदयाल जी अपनी नज़र इधर उधर घुमा के घर में देखते हुए गरिमा जी से पूछते हैं, वैसे गरिमा जी राधा बिटिया नहीं दिख रही, कहाँ है? वह होगी कहाँ, वही हमेशा की तरह अपने एकांतवास में। आज फिर कुछ हुआ है क्या? गरिमा जी की बात सुनकर दीनदयाल जी अपना चेहरा मायूस करते हुए कहते हैं, होगा क्या, वही हमेशा तरह पुरानी घिसी पिटी बातें, सांवला रंग। लेकिन इस बार यह बातें मैंने छेड़ी थी, महांती जी के पूछने पर बातों में मुंह से निकल गया था। मुझे लगता है पहले मुझे राधा से बात कर लेनी चाहिए, नरेंद्र को बाद में कॉल कर लूंगा, कहकर दीनदयाल जी अपनी कुर्सी से उठने लगते हैं। गरिमा जी उन्हें वापस कुर्सी पर बिठाते हुए कहती हैं, आप रहने दीजिए, मैं उससे जाकर बात करती हूँ। आप नरेंद्र जी को कॉल करके शादी का निमंत्रण दे दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें, कहकर दीनदयाल जी अपने फ़ोन पर नरेंद्र जी का नंबर डायल करते हैं और उन्हें कॉल करते हैं। गरिमा जी वहां से उठकर राधा के पास चली जाती हैं। दीनदयाल जी फ़ोन को अपने कानों पर लगाकर नरेंद्र जी के कॉल रिसीव करने का इंतजार कर रहे थे। हेलो नरेंद्र, राठौर स्पीकिंग। हेलो नरेंद्र, कैसा है दोस्त? मैं दीनदयाल श्रीवास्तव, बनारस से। ओ दीनदयाल, कैसे हो यार? इतने दिनों के बाद कॉल किया, आखिर तुझे याद आ ही गई मेरी। तू तो जैसे मुझे भूल ही गया था। मैंने अपनी तरफ से तुझे कॉल करने की कितनी कोशिश की लेकिन तेरा नंबर हमेशा बंद आता था। नरेंद्र जी की बात सुनकर दीनदयाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। दरअसल मेरा वह नंबर खो गया था और मेरे पास तुम्हारा दूसरा नंबर नहीं था, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा यह नंबर ढूंढ कर निकाला है। वैसे तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं अपनी बेटी राधा की शादी कर रहा हूँ और तुम्हें निमंत्रण देने के लिए फ़ोन किया है। 3 दिन बाद शादी है, तुझे आना होगा। ये सुनकर नरेंद्र जी खुश होते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीनदयाल, मैं जरूर आऊँगा। आखिर राधा मेरी भी तो बेटी है, बहुत साल हो गए हैं उसे देखे हुए। लास्ट टाइम जब वह 5 साल की थी तब उसे देखा था। बहुत बार कोशिश की दोबारा बनारस आकर वहाँ की ताजी हवा अपनी सांसों में उतारने की, 80 घाट की गंगा आरती देखने की, लेकिन तू तो जानता है मुंबई जैसा शहर और इतना बड़ा बिजनेस मैं आ ही नहीं पाया। लेकिन इस बार जरूर आऊँगा, आखिर मेरी बेटी की शादी है। ये सुनकर दीनदयाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन अकेले आने से काम नहीं चलेगा, पूरे परिवार को लेकर आना होगा, खासतौर से आदित्य बेटा को। मुझे भी बहुत साल हो गए हैं उसे देखे, अब तो बड़ा हो गया होगा और बिजनेस में तेरा हाथ भी बटाता होगा। हाँ हाँ जरूर, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आऊँगा और आदित्य को भी। और तूने सही कहा, मेरे आदित्य ने ही मेरे पूरे बिजनेस को संभाल लिया है। अब तो बस एक ही प्रार्थना है भगवान से, उसे भी एक अच्छी संस्कारी लड़की मिल जाए ताकि वह भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। चल ठीक है, बाकी की बातें हम आकर करेंगे, मुझे भी तो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारियां करनी है। आखिर उसके मुंबई वाले अंकल आ रहे हैं, उसके लिए गिफ्ट भी तो लेना होगा। नरेंद्र जी की बात सुनकर दीनदयाल जी उन्हें मना करते हुए कहते हैं, गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है नरेंद्र, तेरा आना ही हमारे लिए गिफ्ट है। मैं राधा को बताऊंगा कि तू आ रहा है, वह तुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। वह तुझसे हमेशा तुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं कभी मुंबई आ नहीं पाया और तू बनारस। चल इस बार मुलाकात हो जाएगी, कहकर दोनों फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नरेंद्र जी अपने लैंडलाइन नंबर से किसी को कॉल करते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं, अगले 1 हफ्ते की मेरी और आदित्य की सारी मीटिंग, अपॉइंटमेंट और ट्रिप कैंसिल कर दो और बनारस की 3 टिकटें बुक कर दो। इतना कहने के बाद नरेंद्र जी कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए खुश होते हुए अपने आपस कहते हैं, बनारस।
आखिर इस बार आपके दर्शन हो ही जाएंगे महादेव। नॉवल चैप्टर F241 BD 28068860 50 EAK 99567 CC 5B 357 B7 से 59 C सक इक्वल्स 1 2 मिलिए आदित्य राठौर से। अगले एक हफ्ते की मेरी और आदित्य की सारी मीटिंग, अपॉइंटमेंट और ट्रिप कैंसिल कर दो और बनारस की 3 टिकटें बुक कर दो। इतना कहने के बाद नरेंद्र जी कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए खुश होते हुए अपने आपस कहते हैं, बनारस, आखिर इस बार आपके दर्शन हो ही जाएंगे महादेव। इधर दूसरी तरफ गरिमा जी सीढ़ी से होते हुए छत की तरफ चली जाती हैं। छत पर एक टेंट हाउस था जो चारों तरफ से सफेद पर्दों से घिरा हुआ था, जिसमें एक मधुर गीत की आवाज सुनाई दे रही थी जो शायद किसी रेडियो में बज रही थी। गरिमा जी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए उस टेंट हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं, जहां उनके सामने एक प्यारी सी मासूम सी लड़की सफेद अनारकली सूट पहनकर, कमर में दुपट्टे को बांधकर, पैरों में घुंघरू बांधकर कथक डांस कर रही थी। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नाही बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। वो लड़की अपने चेहरे पर हर एक एक्सप्रेशन लाते हुए उस गाने पर थिरक रही थी। गरिमा जी एक साइड खड़े होकर सिर्फ उस डांस को देख रही थी। उन्हें राधा से कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन वह उसके डांस के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में राधा अपना डांस पूरा कर लेती है और नृत्य की आखिरी भंगिमा बनाते हुए नटराज की मूर्ति को प्रणाम करती हैं और अपनी मां के तरफ बिना देखे अपने पैरों की घुंघरू खोलते हुए उनसे कहती है, आपको कुछ बात करनी है मां? हम बात तो करनी थी, लेकिन सोच रही हूं अब रहने दूं। वैसे भी अपने दिल की भड़ास तू डांस करके तो निकाल ही चुकी है। हर बार जब तू अपने गुस्से को पीना चाहती है अकेले में कथक डांस ही करती है। मैं पूछती हूँ तू कब तक अपने दिल में बातों को दबाकर रखेगी? तू अपनी बातें किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दूसरा भी टेंशन में आ जाए, इसलिए कभी कभी कुछ बातें अपने दिल में ही रखना अच्छा होता है माँ, क्योंकि जुबान पर आ जाने पर बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। वैसे फिलहाल आप किस बारे में बात कर रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहती हैं माँ? साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। मैं क्या कहना चाहती हूँ तू अच्छे से समझ रही है राधा? आज तू फिर से अंदर से बेचैन है ना? मंदिर में तेरे पिताजी ने महंत जी के सामने जो बातें कही उसे लेकर तू परेशान है ना? राधा, मैंने कितनी बार तुझसे कहा है बेटा लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का काम तो है कहना। अपनी माँ की बात सुनकर राधा उनके पास आकर उनके हाथों पर हाथ रखकर उनके साथ नीचे बैठ जाती है और आलती पालती मारकर उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, आप जानती हैं मुझे लोगों की कही हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बचपन से यह बातें सुनती आ रही हूँ। अब तो जैसे यह बातें सुनने की आदत हो गई है। मैं समझ चुकी हूँ इस दुनिया में आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप खूबसूरत नहीं दिखते तो कोई भी आपको जज करने से पीछे नहीं हटेगा। इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों की बातों को इग्नोर करना, जो मैं करना सीख चुकी हूँ। मुझे तकलीफ सिर्फ उस बात की है कि पिताजी मेरी शादी करने के लिए दहेज का इंतजाम करने के लिए बहुत परेशान हैं, जबकि मैंने उससे पहले भी कहा है मैं शादी करना नहीं चाहती, फिलहाल के लिए तो नहीं। मैं चाहती थी मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपनी पहचान बनाऊं, ताकि मैं सर उठाकर लोगों से कह सकूं कि मैं हूँ। मेरी अपनी एक पहचान है, लेकिन आप लोगों के बात का मान रखने के लिए मुझे शादी के लिए हाँ कहनी ही पड़ी। लेकिन पिताजी जिस तरह से किसी भी तरीके से मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं वह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक बात बताए माँ, क्या मैं आप लोगों पर बोझ हूँ? जो मुझे आप लोग किसी भी तरीके से घर से निकालने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। आप अच्छे से जानती हैं जहाँ मेरी शादी तय हुई है वो लोग दहेज के लालची हैं, उन्होंने मुंह फाड़कर दहेज माना है। आप ही बताए क्या ऐसी जगह मेरी इज्जत कभी होगी? क्या मेरा सांवला रंग आप लोगों के लिए गले की फांस बन चुका है?
राधा की बात सुनकर गरिमा जी उसके गालों को सहलाते हुए भरी आंखों से कहती हैं, तू ऐसा क्यों सोचती है बिटिया? तू जानती है तू हमारी एकलौती बेटी है, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, भला हम तेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तू एक लड़की है, एक न एक दिन तुझे शादी करके अपने घर जाना ही होगा, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और हम लोग भी इस नियम से बंधे हुए हैं। बस परेशानी यह है कि आज के समाज में लोग रूप को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू हमारे लिए गले की फांस है। मैं मानती हूँ कि लड़के वालों ने बहुत दहेज मांगा है, लेकिन आजकल तो दहेज चलता है। हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी दहेज ही तो है। ऊपर से लड़का सरकारी नौकरी करता है तो दहेज मांगना तो जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और समाज में रहने के लिए, तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो, इसके लिए हमें भी दहेज तो देना ही पड़ेगा। तू इस बारे में ज़्यादा मत सोच। 3 दिन बाद तेरी शादी है और तू अपना चेहरा लटकाए घूम रही है। शाम तक तेरी कॉलेज की सभी सहेलियां आ जाएंगी और हमारे बाकी रिश्तेदारों की बेटियां भी। तू बस अपनी ये 3 दिन की आज़ादी एंजॉय कर ले, उसके बाद तो ससुराल जाकर उन लोगों के मन के हिसाब से रहना होगा। इम्पॉर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. उद्धरण चिन्ह। एक बात याद रखना बिटिया, हमारा सर कभी नीचे मत होने देना। हमें तुझ पर गर्व है कि तू हमारी बिटिया है। फिलहाल मैं चलती हूँ, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। तू भी जा अपने कमरे में आराम कर, कहकर गरिमा जी वहां से चली जाती हैं। गरिमा जी के जाने के बाद राधा अपने आप से कहती हैं, काश आप लोगों ने मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने दिया होता माँ। मेरे पंख अपनी इच्छाओं की बेड़ियों से ना बांधे होते, लेकिन मेरे लिए मेरे सपनों से ज़्यादा आप लोगों की खुशियाँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यह शादी जरूर करूँगी, कहकर राधा एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ मुंबई। राठौर प्रोडक्शन। एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक आलीशान केबिन में एक लगभग 26 साल का इंसान अपनी कुछ जरूरी फाइल्स को पढ़ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वह बड़े ध्यान से उस फाइल को पढ़ते हुए अपने लैपटॉप में कुछ डाटा चेक कर रहा था। इस वक्त उसका ऑरा काफी आकर्षक था। उसका गंभीर चेहरा भी किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी था। उस ऑफिस की दीवारों पर अलग अलग हीरो और हीरोइन की कुछ फोटोज लगी थी, कुछ मेडल्स, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट। ये ऑफिस बिल्कुल किसी फिल्म निर्माता के ऑफिस की तरह थे, और वह इंसान जिस पेपर को पढ़ रहा था वह शायद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट थी, जिसके एक एक शब्द को वह इंसान काफी गंभीरता से पढ़ रहा था। तभी उसके केबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। कम इन। आदित्य ने एक कर्कश आवाज के साथ अंदर आने की इजाजत दी। तभी उसके केबिन में एक लड़की एंटर करती है, जिसने ब्लैक कलर की बॉडी हगिंग वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। यह ड्रेस उसके घुटनों से ऊपर तक था, ऑफ शोल्डर यह ड्रेस उस लड़की को बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड लुक दे रहा था। उस लड़की ने अपने चेहरे पर न्यूड मेकअप कर रखा था, पैरों में हाई हील, हाथों में मोबाइल पेन और एक फाइल, बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई और कानों में फैशनेबल ईयरिंग। दिखने में ये लड़की सर से पांव तक एक मॉडल की तरह लग रही थी, जो बड़े ही स्टाइल के साथ कैटवॉक करते हुए आदित्य के पास आती है और आदित्य की कुर्सी के पास जाकर उसके शोल्डर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बड़े ही सीट्यूस्डे वे में पूछती है, आदि कब तक काम करोगे? शाम हो चुकी है, तुम भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था? आदित्य यूं ही अपनी फाइल में देखते हुए कहता है, मैंने क्या कहा था नताशा? ओह कम ऑन आदि, तुम कैसे भूल सकते हो? हमने शाम को डिनर पर जाने का प्रोग्राम बनाया था और क्लब भी जाना था।
तुमने मुझसे वादा किया था कि हम चलेंगे और साथ में कुछ क्वालिटी बिताएंगे। ओह आई एम सो सॉरी नताशा, पर फिलहाल मैं बिजी हूँ तो अभी नहीं चल सकता। हम लोग कल चलते हैं। कहते हुए आदित्य की नज़र अपने लैपटॉप पर थी, जो देखकर नताशा को गुस्सा आने लगता है। नताशा अपने चिढ़े हुए टोन में बोलती है, नो आदि, प्लीज चलो ना, मैंने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, होटल भी बुक हो चुका है। आई नीड योर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम ऑन। नताशा ने बड़े ही सीधे वे में आदित्य से कहा, जो सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी फाइल साइड में रखते हुए नताशा की तरफ देखते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी गोद में खींच लिया और नताशा उसकी गोद में बैठकर अपने हाथों को उसके गले में लपेट चुकी थी। आदित्य उसके गले पर किस करते हुए पूछता है, ओके मैं चलूंगा, बट प्रॉमिस मी कि तुम मुझे सेटिस्फाई करोगी। ये भी कोई पूछने वाली बात है डार्लिंग, आई एम ऑलवेज फॉर यू। कहते हुए नताशा ने उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जो फाइल रेडी करने के लिए दी थी, क्या तुमने से रेडी कर दी? और कल की मीटिंग फिल्म डायरेक्टर के साथ अरेंज करवा दी है। तुम जानती हो यह फिल्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफकोर्स डार्लिंग, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आई नो कि मैं सबसे पहले तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। मैंने तुम्हारी कहे मुताबिक कुछ फिल्म डायरेक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है और उन्हें स्क्रिप्ट भी दे दी है पढ़ने के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी वह तुम्हारे साथ इस फिल्म को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें हर चीज़ से पहले अपना बिजनेस प्यारा है। योर बिजनेस इज फर्स्ट इन योर लाइफ देन अदर गर्ल। यू नो मी वेरी वेल डार्लिंग, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गो। कहकर आदित्य उस लड़की की कमर में हाथ डालकर ऑफिस के बाहर निकलने लगता है। तभी रास्ते में उसका मैनेजर गौरव उसे मिलता है। आदित्य गौरव से कहता है, गौरव सुबह की मीटिंग की अरेंजमेंट कर लेना, यह मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जो लीगल फॉर्मेलिटी के डॉक्यूमेंट तैयार करवाने थी वह भी कर लेना, मैं जल्द से जल्द अपनी इस फिल्म को शुरू करना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुनकर गौरव बड़े ही पोलाइट तरीके से उसे बताता है, सर दरअसल कल की मीटिंग और आगे आने वाले एक हफ्ते की सभी मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये सुनकर आदित्य हैरान होते हुए कहता है, व्हाट, ऑन हुज ऑर्डर्स हैव यू कैंसल्ड दिस मीटिंग? सर इस मीटिंग को कैंसिल किया है बड़े बॉस यानी आपके पापा नरेंद्र राठौर जी के कहने पर, और उन्होंने कहा है इस बारे में हम आपको बता दें कि अगले एक हफ्ते तक कोई भी मीटिंग या ट्रिप नहीं होने वाली। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो आप डायरेक्ट अपने पापा से बात कर सकते हैं। इतना कहकर गौरव वहां से चला जाता है। आदित्य परेशान होते हुए अपने आप से कहता है, पापा ने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों कैंसिल की और मुझे बताया भी नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी। आदित्य नताशा की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन आज हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, मुझे डैड के पास जाना है, तुम जाओ अपना काम करो। इतना कहकर आदित्य वहां से निकल जाता है और नताशा दांत भींचती रह जाती है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका अच्छा खासा प्लान फ्लॉप हो चुका था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। ये है आदित्य राठौर, नरेंद्र जी का इकलौता बेटा। राठौर प्रोडक्शन के सीईओ, एक बहुत ही काबिल और जिम्मेदार फिल्म निर्माता और निर्देशक। कहा जाता है वह जिसे भी चाहे उसे स्टार बना दे और जिस पर भी उसकी तिरछी नज़र पड़ गई उसका करियर बर्बाद कर देता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना माना नाम है, बड़े बड़े नेता अभिनेता सेलिब्रिटी उसके आगे पीछे घूमते हैं, जिसके लिए उसकी फैमिली के बाद सबसे पहले उसका बिजनेस ही आता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो यह फिल्म की दुनिया में अपना दबदबा कायम करना, वह दोनों में ही आगे हैं। दिखने में खुद एक हॉलीवुड हीरो की तरह है, लेकिन वो खुद एक एक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे एक्टिंग नहीं आती, बस उसे उसमें दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह नाटक का किरदार बनना पसंद नहीं करता बल्कि नाटक को खेलना पसंद करता है। बिल्कुल एक कठपुतली वाला की तरह। वह नहीं चाहता कोई इसके हाथ और पैर बांधकर अपने इशारों पर नचाए, बल्कि वह फिल्म की दुनिया में सबको अपनी इशारों पर नचाता है। जितना खूबसूरत और इंटेलिजेंट है उससे कहीं ज्यादा बहुत ही रूड और एरोगेंट भी। 26 साल के आदित्य राठौर, हाइट 6.5, गोरा रंग,
6 पैक एब्स के साथ अट्रैक्टिव फिगर, फेशियल फीचर इतनी अट्रैक्टिव कि जो देखे देखता ही रह जाए। बिल्कुल किसी हॉलीवुड हीरो की तरह। काली गहरी आंखें, शार्प नोज और उसी नाक पर दुनिया भर का गुरूर लिए जेल से सेट किए हुए बाल। यह इंसान दिखने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही बड़ा प्लेबॉय भी। शादी, प्यार, रिलेशनशिप में इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। इसकी लाइफ में सिर्फ 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक इसकी फैमिली और दूसरा इसका बिजनेस। फिल्म मेकिंग इसका पैशन है। अगर बात की जाए इसकी पसंद और नापसंद की तो इसे दुनिया की हर खूबसूरत चीज पसंद है। जिसका मानना है जो चीज दिखने में खूबसूरत नहीं है उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। जिसे हर चीज बड़ी ही खूबसूरती और सलीके से चाहिए, काम में जरा भी कोताही वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, 2 अलग अलग विचारों के इंसान क्या एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? का होगा जब दोनों की मुलाकात होगी और किस्मत के धागे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। बने रहिए कहानी में आगे, क्योंकि कहानी होने वाली है हर दिन इंटरेस्टिंग। 3 नरेंद्र जी का बनारस आना। शादी, प्यार, रिलेशनशिप में इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। इसकी लाइफ में सिर्फ 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक इसकी फैमिली और दूसरा इसका बिजनेस। अगर बात की जाए इसकी पसंद और नापसंद की तो इसे दुनिया की हर खूबसूरत चीज पसंद है। जिसका मानना है जो चीज दिखने में खूबसूरत नहीं है उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। जिसे हर चीज बड़ी ही खूबसूरती और सलीके से चाहिए, काम में जरा भी कोताही वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदित्य ऑफिस से निकलकर सीधा राठौर विला पहुंचता है। यह विला एक बड़े से मेन गेट से होते हुए अंदर की तरफ जाता है, जिस गेट पर दोनों तरफ अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, हाथों में गन और स्ट्रेट एक्सप्रेशन लेस फेस, मानो जैसे किसी बॉर्डर पर पहरेदारी कर रहे हों। अंदर आते ही चारों तरफ खूबसूरत गार्डन था। गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा आलीशान बंगला। ये बंगला देखने में बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ था। आदित्य अपनी कार अंदर लाकर खड़ा कर देता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकलता है। इस वक्त उसका फेस पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई भी देखकर नहीं बता सकता था। आदित्य विला के अंदर कदम रखकर बड़े से हॉल में आता है, जहां उस हॉल में एक बड़े से सोफे पर नरेंद्र राठौर जी अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बड़े ही शालीन तरीके से कुछ पेपर चेक कर रहे थे। अपने पापा पर नजर पड़ते ही आदित्य ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने पापा से पूछा, डैड, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सभी मीटिंग कैंसिल कर दी और वह भी 1 हफ्ते के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? तुमने बिल्कुल सही सुना आदि, मैंने सभी इम्पोर्टेंट मीटिंग को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हम लोग वेकेशन पर जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए बनारस, और तुम भी हमारे साथ चलोगे। व्हाट? यह आप क्या कह रहे हैं डैड? वेकेशन पर भी कोई बनारस जाता है क्या? अगर आपको वेकेशन पर जाना ही है तो लंदन पैलेस अमेरिका जाए और अपने साथ साथ पूरी फैमिली को ले जाए, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मुझे वेकेशन पर कहीं भी जाने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी कल बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसके लिए मैंने 3 महीने से प्लानिंग कर रखी है और एंड मौके पर आकर मैं इस मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकता, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वह मैं नहीं जानता आदि, हम लोग वेकेशन पर जा रहे हैं और बनारस, और तुम भी हमारे साथ जाओगे, डेट्स फाइनल। मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। बट डैड, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने बिना कुछ सोचे समझे यह वेकेशन प्लान कर ली, और आपको मेरा करोड़ों का नुकसान भी नहीं दिख रहा? आदित्य ने परेशान होते हुए अपने डैड से पूछा। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter.
पैसे तो हम हर रोज कमाते हैं बेटा, लेकिन लाइफ में कुछ पल की खुशियाँ और रिश्ते कमाना भी जरूरी है। मेरे दोस्त की बेटी की शादी है और उसने मुझे पूरी फैमिली के साथ इनवाइट किया है और मैंने हाँ कह दी है। वॉट डैड, आप एक सिंपल सी शादी में जाने के लिए मेरा करोड़ों का नुकसान करवाना चाहते हैं, मेरी 3 महीने की मेहनत को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं अपना बिजनेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कम ऑन आदि, मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैंने तुमसे पूछा नहीं है बल्कि तुम्हें बताया है कि हम जा रहे हैं। वैसे भी ना जाने कितने समय से हम लोगों ने एक साथ टाइम नहीं स्पेंड नहीं किया, इसी बहाने हम लोग बाहर की दुनिया देख पाएंगे। वह दुनिया जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जहां मन की शांति होती है। तुमने लंदन, पेरिस, अमेरिका तो बहुत बार देखा है, एक बार बनारस देख लो। विश्वास रखो, तुम्हें जो बनारस में मिलेगा वह पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बनारस के महादेव, वहाँ की गंगा मैया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आदि मैंने कितना मिस किया है इन 15 सालों में अपने बनारस को। मैं तुम्हें वह जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ से तुम्हारे पापा ने यानी मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी बिजनेस की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है। मैंने तुम्हारी पैकिंग करवा दी है और तुम्हारी टिकट भी बुक करवा दी है और तुम हमारे साथ चलोगे। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने पापा की बात सुनकर आदि एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी आंखें मीचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, ओके डैड, शादी कब है और हमें कब निकलना है? शादी 3 दिन बाद है आदि, और हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे। ओके फाइन डैड, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप इस शर्त को मान लेंगे तो फिर मैं बनारस चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो तुम्हारी क्या शर्त है आदि? डैड, शादी 3 दिन बाद है और आपने जाने का मन बना लिया है तो आप और मॉम सुबह ही चले जाइए। मैं नेक्स्ट डे पहुंच जाऊंगा। तब तक मैं अपने ऑफिस के सभी काम को निपटा लूंगा, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर हम नहीं जा सकते, हमारे बिजनेस का लॉस होगा। और इस बार आप कोई जिद नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं शादी में पहुंच जाऊं तो मैं पहुंच जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर नरेश जी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम के साथ सुबह ही निकल जाऊंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम पक्का अगले दिन आ जाओगे। आई प्रॉमिस डैड, मैं जरूर आ जाऊंगा। फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। ये सुनकर आदित्य की माँ गायत्री जी रसोई से निकलते हुए आदित्य से कहती हैं, बट आदि, इतनी रात को तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो, आई थिंक तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। एम सॉरी मॉम, काम बहुत ज्यादा है और डैड ने मुझे सिर्फ 24 ओवर का टाइम दिया है। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, लेकिन अपना काम खत्म करना भी मेरे लिए जरूरी है। ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम डिनर तो करके जाओ। गायत्री जी ने आदित्य को रोकते हुए कहा, नो नीड मॉम, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा, आप लोग डिनर कर लीजिएगा। कहकर आदित्य वापस ऑफिस की तरफ निकल जाता है। गायत्री जी आदित्य को जाते हुए देखकर अपने आप से कहती हैं, हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? प्लीज इसकी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि यह भी जिंदगी जीना सीख जाए, वरना यह अपने बिजनेस और फालतू में इधर उधर घूमने से यह अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेगा। आप चिंता मत कीजिए गायत्री जी, महादेव ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, बस सही समय का इंतजार कीजिए। और अब अपनी बेटे की चिंता छोड़कर पति पर ध्यान दीजिए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, डिनर लगाइए। थोड़ी ही देर में वह लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। नरेंद्र जी ने खाना खाते हुए गायत्री जी से पूछा, आपने सारी पैकिंग कर ली गायत्री जी? कुछ छूटा तो नहीं है? जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। नरेंद्र जी गायत्री जी से पूछते हैं, क्या आपने दुल्हन को देने के लिए कोई गिफ्ट रखा है? जी मैंने अपना डायमंड नेकलेस गिफ्ट के लिए निकाल दिया है, जो 3 हफ्ते पहले आपने मुझे दिया था। ठीक है गायत्री जी, मुझे यह नहीं पता कि बेटियों की शादी में क्या क्या दिया जाता है, लेकिन दीनदयाल मेरा जिगरी दोस्त है और उसकी बेटी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप देख लीजिएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सब चीज़ का इंतजाम कर दिया है।
थैंक यू गायत्री जी, मेरी हर प्रॉब्लम और हर फैसले में मेरा साथ देने के लिए। बस मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब मैं महादेव की नगरी बनारस पहुँच जाऊँ। नरेंद्र जी की बात सुनकर गायत्री जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। बहुत जल्द हम दोनों उस पवित्र स्थान पर होंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस हवा में सांस लेने के लिए। इधर दूसरी तरफ बनारस, राधा अभी चारों तरफ से रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। उसकी हम उम्र सहेलियां और रिश्तेदारों की बेटियां राधा से तरह तरह की मजाक कर रही थी। किसी ने पूछा, राधा क्या तुमने अपने होने वाले पति यानी हमारे जीजा जी को देखा है? जिसका जवाब राधा ने सिर्फ सर हिलाकर हाँ में दिया। यूं ही बातें करते करते रात हो चुकी थी और सभी लड़कियां राधा के साथ उसके कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। दरअसल राधा एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। उसके पापा एक रिटायर शिक्षक हैं। राधा अपने मम्मी पापा की एकलौती बेटी है। मिडिल क्लास फैमिली के भाव के कारण घर में ज्यादा कमरे नहीं हैं, शादी ब्याह का घर है। इसलिए सभी लड़कियों के सोने का इंतजाम राधा के कमरे में ही हुआ है। सभी औरतें राधा के मम्मी पापा के कमरे में सोएंगी और सभी मर्द छत पर। राधा के कमरे में सभी लड़कियां आपस में हंसी मजाक कर रही थी। किसी की आंखों में नींद ही नहीं थी। कोई राधा को छेड़ रहा था तो कोई उसे ज्ञान बांट रहा था। लेकिन उन सभी की बातों से उलट राधा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। ना जाने आने वाला भविष्य उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। ये ख्याल और घबराहट लगभग हर लड़की के मन में होता है जब उसकी शादी के कुछ ही दिन रह जाते हैं। यूं ही अपने आप में सोचते हुए राधा की कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह राधा हमेशा की तरह नहा धोकर महादेव की आरती गाने मंदिर की ओर जाने लगती है। तभी गरिमा जी पीछे से उसे आवाज देते हुए कहती है, राधा आज तुम्हारी मेहंदी और संगीत है, इसलिए जल्दी आ जाना। वैसे मैं तुम्हें आज ही जाने तो नहीं देती, लेकिन महंत जी ने खासतौर से कहा है कि शादी के एक दिन पहले तक तुम मंदिर में आरती गाने जरूर आना। वह तुम्हारे नाम की विशेष अर्चना करवाएंगे ताकि तुम्हारे आने वाला जीवन अच्छे से व्यतीत हो। इसलिए जल्दी से जल्दी पूजा करके वापस आ जाना, बाकी के मेहमान आते ही होंगे। जी माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहकर राधा वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ मुंबई, नरेंद्र राठौर जी अपनी पत्नी गायत्री राठौर के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके थे। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने बनारस के लिए फ्लाइट ली। फ्लाइट में नरेंद्र जी और गायत्री जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इतने सालों बाद बनारस की धरती पर पैर रखने की मुस्कान, अपनी आंखों से गंगा मैया के दर्शन करने की मुस्कान, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोपहर लगभग 12:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। बनारस की धरती पर उनका पहला कदम पड़ते ही उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों में चमक बढ़ गई। एयरपोर्ट पर उन लोगों के लिए एक घड़ी आई थी। वह लोग उस गाड़ी में बैठकर दीनदयाल जी के घर की तरफ निकल पड़े। दृश्य नंबर 2, राधा के घर मेहंदी और संगीत की तैयारी जोरों शोरों से हो रही थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और तैयारियां करवा रहे थे। राधा की चाचा की बेटी रचना, जो अभी लगभग 18 साल की है, अपने हाथों में एक द्रास के पैकेट लेकर गरिमा जी के पास आती है। बड़ी माँ दीदी की मेहंदी के समय पहनने वाला लहंगा बनकर आ गया है, इसे मैं कहाँ रखूं? गरिमा जी काम में व्यस्त होते हुए रचना से कहती है, ये लहंगा ले जाकर राधा को दे दो और उसे कहो अभी फिटिंग चेक कर ले, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बड़ी माँ, मैं देकर आती हूँ, कहकर रचना राधा को वह लहंगा देते हुए कहती है, दीदी इसकी फिटिंग चेक कर लो, बड़ी माँ ने कहा है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाएगा। राधा भी बेमन से वह लहंगा लेकर ट्राई करने लगती है। वह देखती है उस लहंगे के ब्लाउज का फिटिंग बहुत ही ज्यादा ढीली है। राधा परेशान होते हुए रचना को बताती है, अरे इस ब्लाउज की फिटिंग तो बहुत ज्यादा ढीली है, मैं इसे कैसे पहनूंगी? उस दर्जी को इतना अच्छा नाप दिया था, फिर भी उसने खराब कर दिया। अब जल्द से जल्द हमें इसे ठीक कराना होगा, इससे पहले कि फंक्शन शुरू हो जाए। राधा अपने रिश्तेदार की बेटी नीलम को बताती है, नीलम, मैं और रचना ब्लाउज की फिटिंग ठीक करवाने दर्जी के पास जा रहे हैं, अगर कोई पूछे तो बता देना।
मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर राधा रचना के साथ दर्जी की दुकान की तरफ निकल जाती है। लगभग 15 मिनट में वह दर्जी दुकान पर थी। वह दर्जी से झगड़ा करते हुए कहती हैं, क्या भैया, आपको इतना अच्छा नाप देने के बाद भी आपने ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं की? आज मेरी संगीत है, घर में मेहमान आए हुए हैं, क्या मैं उनके सामने ऐसे कपड़े पहन कर जाऊंगी? माफ करना राधा बहन, गलती हो गई। शायद लड़के ने गलत नाप की ब्लाउज बना दी है, मैं अभी से फिटिंग करवा देता हूँ, अब थोड़ी देर रुकिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। लगभग 20 मिनट में दर्जी उसके कपड़े को ठीक करके दे देता है। राधा उस कपड़े को लेकर वापस घर की तरफ निकलने लगती है। वह सड़क के किनारे साइड से चल रही थी। रचना भी उसके साथ थी। इधर दूसरी तरफ नरेंद्र जी कार में बैठे बनारस शहर का नज़ारा देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक पान की दुकान पर पड़ती है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह ड्राइवर से कहकर कार रुकवा देते हैं। गायत्री जी नरेंद्र जी से कार रुकवाने का कारण पूछती हैं तो वह बताते हैं, अरे गायत्री जी, हम लोग बनारस आए हैं और बनारस का पान नहीं खाएंगे तो क्या बनारस आए हैं? यहाँ की खास पहचान बनारस का पान ही है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं पान लेकर आता हूँ। कहकर नरेंद्र जी कार से बाहर निकल जाते हैं और सड़क पार करके पान की दुकान की तरफ जाने लगते हैं। गायत्री जी परेशान होते हुए कहती है, अरे जरा संभल कर जाइएगा, आप चिंता मत कीजिए गायत्री जी, मैं संभल कर जाऊंगा। इतना कहकर नरेंद्र जी सड़क पार कर देते हैं और पानी खरीदकर वापस आने लगते हैं। तभी अचानक वह ध्यान नहीं देते और एक बड़ी सी गाड़ी उनके नज़दीक आने लगती है। गाड़ी को देखकर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह हैरानी से अपनी ही जगह पर ठगे से खड़े रह जाते हैं। धारा देखकर गायत्री जी के मुंह से एक जोरदार चीज निकलती है। नरेंद्र जी, यह नज़ारा गायत्री जी से देखा नहीं जाता और वह अपनी जोरदार चीख के साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कानों पर हाथ रख लेती हैं। वह डर के मारे थर-थर कांप रही थी। नॉवल चैप्टर 663834384A8A5D2F84642A52A7E37 सक इक्वल्स 3 4 राधा ने बचाई नरेंद्र जी की जान। तभी अचानक वह ध्यान नहीं देते और एक बड़ी सी गाड़ी उनके नज़दीक आने लगती है। गाड़ी को देखकर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह हैरानी से अपनी ही जगह पर ठगे से खड़े रह जाते हैं। यह नज़ारा देखकर गायत्री जी के मुंह से एक जोरदार चीज निकलती है। नरेंद्र जी, यह नज़ारा गायत्री जी से देखा नहीं जाता और वह अपनी जोरदार चीख के साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कानों पर हाथ रख लेती हैं। वह डर के मारे थर-थर कांप रही थी। तभी उनके कानों में कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगती है, जो परेशान होते हुए आपस में कह रहे थे, अरे उठाओ उठाओ, ज्यादा चोट तो नहीं लगी, जरा मदद करो भाई, लड़की ने बचा लिया इन्हें। इस तरह के ना जाने कितने ही शब्द गायत्री जी के कानों में पड़ने से गायत्री जी ने बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन उनका दिल किसी अनहोनी को लेकर घबरा रहा था। तभी वह देखते हैं नरेंद्र जी सड़क के दूसरे किनारे सही सलामत खड़े हैं और कुछ लोग मिलकर एक लड़की को सड़क से उठा रहे हैं। गायत्री जी जल्दी से सड़क पार करके नरेंद्र जी के पास जाती हैं और परेशान होते हुए उनके पूरे शरीर को देखते हुए पूछती हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है? क्या जरूरत थी आपको सड़क पार करके जाने की? बच्चे हैं क्या, अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? अगर आपको कुछ हो जाता तो? करते हुए गायत्री जी जोर जोर से रोने लगती हैं। नरेंद्र जी उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, अरे शांत हो जाओ गायत्री जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस बच्ची ने मेरी जान बचा ली, आपको तो इसका धन्यवाद कहना चाहिए। आज मैं सिर्फ इसी की वजह से जिंदा हूँ। कहते हुए नरेंद्र जी राधा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुम ठीक तो हो बेटी? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माई फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं।
1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. Hamari Siyasat Royal Brothers. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. राधा अपने शरीर पर लगी हुई धूल मिट्टी को हल्के हाथों से साफ करते हुए अपने हाथ कोहनी और घुटनों पर लगी हुई चोट को देखते हुए दर्द को छुपाकर कहती है, मैं ठीक हूँ अंकल, अब तो ठीक है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। राधा की बात सुनकर नरेंद्र जी मना करते हुए कहते हैं, नहीं मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी बेटी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये सुनकर राधा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कहती है, नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की बात सुनकर गायत्री जी उसका धन्यवाद देते हुए कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम हमारे लिए देवी का रूप बनन कर आई थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटी, और तुम रहती कहाँ हो? राधा मुस्कुराते हुए गायत्री जी को बताती है, जी मेरा नाम राधा है और मैं पास में ही रहती हूँ। फिलहाल मुझे जाना चाहिए, घर पर जरूरी काम है, कहकर राधा रचना के साथ वहां से निकल जाती है। गायत्री जी और नरेंद्र जी एक दूसरे के साथ वापस गाड़ी में बैठने लगते हैं। नरेंद्र की गाड़ी में बैठते हुए गायत्री जी से कहते हैं, देख गायत्री जी, कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की थी। इस लड़की ने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। यही काम अगर शहर में कोई दूसरी लड़की करती तो जरूर बदले में हमसे कम इलाज तो लेती ही। वैसे ये लड़की बड़े ही सरल स्वभाव से लग रही थी, यही तो खासियत है हमारे बनारस की। नरेंद्र जी की बात सुनकर गायत्री जी उनकी बात से सहमति जताते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र जी, वह लड़की सचमुच बहुत अच्छी थी। दृश्य नंबर 1। राधा अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां गरिमा जी उसके घाव की मरहम पट्टी करते हुए उस पर बरस रही थी और गुस्सा कर रही थी। क्या जरूरत है तुम्हें सड़क पर अकेले जाने की? देखा लगवा लिया ना चोट। अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में सोचा होता। अगर उस गाड़ी से तुम्हें चोट लग जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो राधा। आज तुम्हारी मेहंदी है, संगीत है और तुम चोट लगाकर बैठ गई हो। बताओ, मेहमान और लड़के वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, लड़की को चोट कैसे लगी? गरिमा जी की बात सुनकर राधा मासूम बच्चों जैसा मुंह बनाकर बैठी थी, क्योंकि वह गरिमा जी की परेशानी को अच्छे से समझ सकती थी। माँ, मैंने कहा ना आपसे, वह तो एक अंकल का एक्सीडेंट होने वाला था, उन्हें बचाने में चोट लग गई। आप ही बताइए, मैं अपने सामने किसी को मरते हुए कैसे देख सकती थी? अच्छा, उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी? तुमने क्या सबकी जिंदगी बचाने का ठेका ले रखा है? और उन्हें बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचती राधा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना के चक्कर में मुसीबत में फंस जाती हो। अभी मैं कुछ नहीं जानती, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। बस। लेकिन माँ, बस राधा, मैं इस बारे में कुछ और नहीं सुनना चाहती। राधा मायूसी से अपने पापा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, पिताजी आप ही कुछ कहिए ना माँ को। नहीं राधा, इस बार हम तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि इस बार उनकी परेशानी जायज है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग जीते जी मर जाते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी माँ के फैसले में उनका साथ दूंगा। अपने पापा की बात सुनकर राधा का चेहरा मायूसी के लटक जाता है, क्योंकि उसे लगा था उसके पापा उसका साथ देंगे, जैसा कि हमेशा वह दिया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया। वो लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रचना का भाई दीपक भागते हुए आता है और उन्हें बताता है, बड़ी माँ, बड़े पापा, कुछ लोग यहाँ आए हैं बड़ी सी गाड़ी में और आपका नाम पूछ रहे हैं, दिखने में लगता है जैसे शहर से आए हैं। ये सुनकर दीनदयाल जी हैरान होते हुए अपने आप से पूछते हैं, आखिर कौन हो सकता है बड़ी सी गाड़ी में? चलो चलकर देखा जाए, कहकर दीनदयाल जी गरिमा जी के साथ घर के बाहर निकलते हैं। बाहर आकर वह लोग देखते हैं नरेंद्र जी अपनी पत्नी गायत्री जी के साथ कार से बाहर निकल रहे हैं।
लगभग 15 सालों बाद भी नरेंद्र जी को देखकर दीनदयाल जी को एक पल नहीं लगता पहचानने में। वह खुशी से अपनी बाहें फैलाते हुए नरेंद्र जी का स्वागत करते हुए कहते हैं, नरेंद्र मेरे दोस्त कैसे हो तुम। दीनदयाल जी को अपने सामने देखकर नरेंद्र मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, दीनदयाल मेरे दोस्त मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। 15 साल पूरे 15 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ। दीनदयाल जी अपनी आंखों में नमी लिए नरेंद्र जी से कहते हैं, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ यार। नरेंद्र जी की नज़र दीनदयाल जी की बगल में खड़ी गरिमा जी पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर खुश होते हुए कहते हैं, कैसी है भाभी जी, पहचाना मुझे। गरिमा जी भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए नरेंद्र जी से कहती हैं, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई साहब। 15 साल तो क्या 50 साल भी बीत जाए फिर भी आपका चेहरा हम लोग नहीं भूल सकते। गरिमा जी गायत्री जी को नमस्ते कहते हुए अंदर आने का रास्ता दिखाते हुए कहती हैं, अंदर आइए बैठकर बात होती। ये लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। दीनदयाल जी दीपक की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा दीपक इन लोगों का सामान निकालकर अंदर ले आओ। दीनदयाल जी उन लोगों को सोफे पर बैठाते हुए कहते हैं, और बताओ नरेंद्र कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में। और आदित्य बेटा और नैना बिटिया दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो, उन्हें साथ लेकर नहीं आए। तुम्हारी नैना बिटिया का फाइनल एग्जाम चल रहा है इसलिए वो नहीं आए और आदित्य अपना बिजनेस का काम खत्म करके कल आ जाएगा। भाई हमसे तो नहीं रहा गया इसलिए हमने एक दिन की भी देरी नहीं की और आज ही चले आए। ये तुमने बहुत अच्छा किया नरेंद्र। इतने सालों बाद ही तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे। नरेंद्र जी अपनी नज़र घर में चारों तरफ घुमाते हुए कहते हैं, अरे दीनदयाल मैं तो आ गया, लेकिन क्या तू हमें राधा बिटिया से नहीं मिलाएगा। दिल से मिलने हम लोग मुंबई से यहाँ तक आए हैं। तभी राधा चाय की ट्रे और कुछ नाश्ता लेकर उन लोगों के पास आती है। गरिमा जी मुस्कुराते हुए बताती हैं, लीजिए आपने पुकारा और आपकी राधा आ गई। ये है हमारी राधा। राधा की तरफ देखते हुए उसे कहती हैं, राधा बेटी अंकल आंटी को नमस्ते बोलो, ये तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त हैं। पूरे 15 साल बाद आए हैं बनारस में। राधा उन लोगों को पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। वह लोग राधा के संस्कार देखकर हैरानी से उसे देख रहे थे, उसे आशीर्वाद देते हुए। जैसे ही उसका चेहरा देखते हैं गायत्री जी और नरेंद्र जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। नरेंद्र जी हैरान होते हुए दीनदयाल जी से कहते हैं, दीनदयाल ये हमारी राधा है। दीनदयाल जी मुस्कुराते हुए बताते हैं, हाँ यही हमारी राधा है। गायत्री जी राधा को अपनी बगल में बिठाते हुए उसके बालों में हाथ फैलाते हुए पूछती हैं, अब कैसी और तुम बेटा, और तुम्हारी चोट कैसी है। जी मैं ठीक हूँ आंटी, राधा ने बड़े ही शालीन तरीके से बताया। दीनदयाल और गरिमा जी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए हैरानी से नरेंद्र जी से पूछते हैं, आप लोग राधा को कैसे जानते हैं और उसे चोट लगी है इस बारे में आपको कैसे पता। नरेंद्र जी चाय पीते हुए दीनदयाल जी को बताते हैं, आज तुम्हारी बेटी के कारण ही मैं जिंदा हूँ। दीनदयाल दरअसल आते वक्त रास्ते में मेरा एक एक्सीडेंट होने वाला था, मुझे तो लगा कि मैं गया काम से, लेकिन इन मौके पर तुम्हारी बेटी ने मुझे उस एक्सीडेंट से बचा लिया और मुझे बचाने के चक्कर में उसे चोट लग गई। ये सुनकर दीनदयाल जी और गरिमा जी एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देख रहे थे। तो इसका मतलब उसने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ वैसे मानना पड़ेगा दीनदयाल, तुमने अपनी बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वैसे और कुछ बताओ राधा बिटिया के बारे में। तुम रहने दो, मैं राधा बिटिया से खुद ही पूछ लूँगा। हाँ तो राधा बिटिया बताओ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, कुछ अपने बारे में। जी अंकल, मैंने ग्रेजुएशन की है, गीत संगीत और नृत्य की शिक्षा ली है और बिजनेस में मास्टर्स किया है। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है तुम्हारी। इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतना कुछ सीखा है तो अपने करियर के बारे में क्या सोचा है तुमने। करियर के बारे में सुनकर राधा का चेहरा मायूसी से लटक जाता है।
दीनदयाल जी और गरिमा जी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नरेंद्र जी को कहते हैं, करियर का क्या है नरेंद्र, लड़की है, पढ़ लिख लिया है वही काफ़ी है। अगर करियर बनाना है तो शादी के बाद भी बना सकते हैं, फिलहाल तो शादी जरूरी है। गरिमा जी कहती हैं, वैसे भी लड़कियों को ज्यादातर चूल्हा चौका ही करना होता है। ये सुनकर नरेंद्र जी को काफ़ी हैरानी होती है। वो दीनदयाल जी और गरिमा जी का समझाते हुए कहते हैं, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं, आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन करता है। लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा रहना जरूरी है। और दीनदयाल, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा गुणवान है, तुम इस तरह उसे बेडियों में नहीं जकड़ सकते। नरेंद्र जी की बात सुनकर दीनदयाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सब शहरी बातें हैं नरेंद्र, वहाँ की लड़कियाँ पढ़ लिख कर आज़ाद ख्यालातों की हो जाती हैं। लेकिन हम लोग बनारस के हैं, ये छोटा सा शहर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। यहाँ लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं है। अगर ज़्यादा दिन तक लड़की कुंवारी घर में बैठे रहे तो तरह तरह की बातें होने लगती हैं। अच्छा यही होता है कि सही उम्र पर उनकी शादी कर दी जाए। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों पर बोझ हो जाती हैं। दीनदयाल जी की बातें सुनकर नरेंद्र जी को काफ़ी हैरानी होती है। आज के ज़माने में इस तरह की बातें कौन करता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कहते। हर इंसान का समाज को देखने का अपना नज़रिया होता है, उसे लेकर आप उस पर बहस नहीं कर सकते। दीनदयाल जी आगे कहते हैं, खैर वह सब छोड़ो, तुम लोग दूर के सफ़र से आई हो, कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लो, शाम को मेहंदी और संगीत है, उसमें लड़की के चाचा के नाते तुम्हें खूब काम करना होगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं करूँगा, आखिर मेरी भी बेटी की शादी है क्या कर दीनदयाल जी और गायत्री की मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधा अभी तक सोफे पर बैठी थी, अपने माता पिता की बात सुनकर उसका चेहरा मायूसी से लटक जाता है। एक बार फिर वह अपने दिल की बातें खुलकर नहीं कह पाई। उन लोगों की खुशी के कारण उसने अपना मुंह बंद कर रखा है, अपने अरमानों का गला घोट रखा है। कभी कभी रिश्ते हमारे लिए बेड़ियों के काम करते हैं, जो हमें ना चाहते हुए भी अपने बंधन में बांध लेते हैं। और कुछ ऐसी ही कंडीशन है राधा की। राधा का सपना है आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का, उसके माता पिता की खुशी के बंधन में उसके पंखों को जकड़ रखा है। 5 आदित्य का बनारस आना। वहीं दूसरी तरफ राधा अभी तक सोफे पर बैठी थी, अपने माता पिता की बात सुनकर उसका चेहरा मायूसी से लटक जाता है। एक बार फिर वह अपने दिल की बातें खुलकर नहीं कह पाई। उन लोगों की खुशी के कारण उसने अपना मुंह बंद कर रखा है, अपने अरमानों का गला घोट रखा है। कभी कभी रिश्ते हमारे लिए बेड़ियों के काम करते हैं, जो हमें ना चाहते हुए भी अपने बंधन में बांध लेते हैं। और कुछ ऐसी ही कंडीशन है राधा की। राधा का सपना है आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का, उसके माता पिता की खुशी के बंधन में उसके पंखों को जकड़ रखा है। यूं ही देखते शाम हो जाती है। संगीत और मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। हॉल के बीचों बीच राधा को बिठाया गया था। इस वक्त उसने लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बालों की फ्रेंच चोटी कुछ लटे उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। कानों में झुमके, गले में हार, आँखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक। सांवला रंग होने के बावजूद उसके नैन नक्श काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर राधा को डार्क ब्यूटी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आता था। थोड़ी ही देर में संगीत का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। कुछ लड़कियां राधा को मेहंदी लगा रही थी। गरिमा जी और गायत्री जी आगे आते हुए राधा की बधाई लेने लगती हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। राधा हालांकि खुश नहीं थी, लेकिन दुखी भी नहीं थी। अपने मम्मी पापा के चेहरे की चमक देखकर उसका मन भी खिला हुआ था। राधा की सहेलियां उसके साथ अटखेलियां कर रही थी, उसे छेड़ रही थी, कोई उसे गुदगुदी कर रही थी। यूं ही नाच गाना करते हुए राधा की पूरी मेहंदी लग चुकी थी। तभी गरिमा जी अपनी बेटी के हाथ की मेहंदी देखती हैं और मेहंदी लगाने वाली से पूछती हैं, इसमें दूल्हे का नाम कहाँ लिखा है। ये सुनकर मेहंदी लगाने वाली अपने सर पर टपली मारते हुए कहती है, ओ माफ़ कीजिएगा काकी, मैं तो दूल्हे का नाम पूछना ही भूल गई और यूं ही सारी मेहंदी लगा दी।
अगर इसमें नाम लिखूंगी तो डिजाइन खराब हो जाएगा। ये सुनकर गरिमा जी नाराज होते हुए कहती हैं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह कोई आम मेहंदी नहीं है, ये शादी की शगुन की मेहंदी है। और बिना दूल्हे के नाम लिखे ये शगुन पूरा कैसे होगा? मैं कुछ नहीं जानती, इसमें दूल्हे का नाम लिखो। ये सुनकर गायत्री जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे गरिमा जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? सिर्फ शगुन की ही बात है ना, तो इसमें लड़के के नाम का फर्स्ट लेटर लिख दीजिए, शगुन पूरा हो जाएगा। ये सुनकर गरिमा जी हैरान होते हुए पूछती हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के का पूरा नाम लिखना जरूरी है। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बताती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल नया जमाना चल रहा है, लड़कियां अपने हस्बैंड का पूरा नाम नहीं लिखती, बस उसके नाम का फर्स्ट या लास्ट लेटर लिख देती है, इसलिए लड़के को अपना नाम ढूंढने में टाइम लगता है, जिसे दूल्हा दुल्हन दोनों एंजॉय करते हैं। अब आप ज्यादा सोचिए मत और लड़के के नाम का फर्स्ट लेटर लिखवा दीजिए, इससे डिजाइन भी खराब नहीं होगी। वैसे भी सबसे बड़ा शगुन तो मांग में पड़ने वाला सिंदूर और मंगलसूत्र है। गायत्री जी की बात सुनकर पास में बैठी मेहंदी वाली और कुछ बूढ़ी औरतें भी कहती हैं, यह अच्छा आइडिया है, ऐसा ही कर दो। ये सुनकर गरिमा जी मेहंदी वाली से कहती हैं, ठीक है, लड़के के नाम पर फर्स्ट लेटर लिख दो और ध्यान रहे अब दोबारा कोई गड़बड़ ना हो, मैं तब तक दूसरे काम देख कर आती हूँ। ये सुनकर मेहंदी वाली मुस्कुराकर हमें सर हिलाती है और आसपास बैठे लोगों से पूछती है, होने वाले दूल्हे का क्या नाम है? उनका नाम प्रदीप है, तुम उनके नाम का फर्स्ट लेटर लिख दो, कहकर रचना मुस्कुराती है। ये सुनकर मेहंदी वाली राधा के हाथ पर भी लेटर लिखने लगती है, लेकिन तभी अचानक रचना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मेहंदी वाली से टकरा जाती है, जिसके कारण वह पी लेटर हिल जाता है और गलती से वहां पी की जगह ए बन जाता है, जो देखकर मेहंदी वाली और रचना दोनों की ही सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। रचना तो डर के मारे थरथर कांप रही थी और मेहंदी वाली का भी कांपने से बुरा हाल था। वह डरते हुए आपस में बोलती हैं, हे गंगा मैया, ये क्या हो गया? ये तो नाम गलत हो गया। अब बड़ी माँ को पता चला तो वह हमारी जान ले लेगी। हे गंगा मैया, हे महादेव, हमारी जान बचाइए। मेहंदी वाली रचना से कहती है, अब तुम्हारे कारण मैं भी मरूंगी। काकी अभी अभी मुझ पर बरस कर गई थी, अब उन्हें पता चला कि यह गड़बड़ हो गई है तो वह तो हमें उल्टा लटका देगी। रचना तो डर के मारे रोने ही लगती है। रचना को रोते हुए देखकर राधा उसे शांत कराते हुए कहती है, अरे रचना, शांत हो जा, कोई बात नहीं, गलती से हो गया है। अब तेरे रोने से ठीक तो नहीं हो जाएगा। राधा मेहंदी वाली से कहती है, इसे जल्दी हटाओ, इससे पहले कि इसका रंग बैठ जाए। राधा की बात सुनकर मेहंदी वाली जल्दी जल्दी उस जगह से नाम को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका रंग वहां जम चुका था। मेहंदी वाली परेशान होते हुए राधा को बताती है, ये तो हट ही नहीं रहा, इतना जल्दी इस मेहंदी का रंग आ गया। लगता है मेहंदी बहुत अच्छी ब्रांड की है, अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर राधा उन दोनों को शांत करते हुए कहती है, अब चुप रहो तुम दोनों, किसी से कुछ मत कहना, वरना सचमुच तुम लोगों की जान चली जाएगी। जो हो गया सो हो गया, अब शांत रहो। राधा की बात सुनकर वह दोनों राधा को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं, थैंक यू दीदी, आपने हम पर गुस्सा नहीं किया। उनकी बात सुनकर दाता मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, गलती से हो गया, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अब जाओ डांस करो, मैं भी तो देखूं तुम लोगों ने कैसे डांस प्रिपेयर किया है। ये सुनकर मेहंदी वाली और रचना दोनों मुस्कुराते हुए डांस करने लगती हैं और राधा उन्हें देखने लगती है। रात होने पर सभी थक हार कर खाकर अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, क्योंकि कल हल्दी का फंक्शन था। रात को गरिमा जी राधा के पास आती हैं और उसके बालों को सहलाते हुए कहती हैं, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आज बहुत खुश हूँ। बरसों से जो सपना हर माँ बाप देखते हैं, मेरा वह सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तुम शायद नहीं समझ सकती इस खुशी को। बेटा, माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा जीवन साथी की कामना करते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम जीवन भर खुश रहो, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें बहुत प्यार करे, तुम्हारा मान सम्मान करें।
राधा अपनी माँ की बात सर झुकाए सुन रही थी। फिलहाल वो कुछ नहीं कहती। तभी गरिमा जी मेहंदी का रंग देखते हुए राधा से कहती हैं, अरे राधा, तुमने अभी तक अपना मेहंदी धोया नहीं, जाओ बेटा अपना मेहंदी धो लो और मुझे भी दिखाओ इसका रंग कैसा चढ़ा है। कहा जाता है मेहंदी का रंग अगर बहुत गहरा है तो जीवन साथी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। कहते हुए गरिमा जी राधा का हाथ अपने हाथों में लेने लगती है। ये देखकर राधा डर जाती है, अगर उन्होंने मेहंदी के डिजाइन में दूल्हे के नाम में पी की जगह देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। यही सोचकर राधा जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, माँ रहने दीजिए, मैं अभी इसे नहीं धोऊंगी। मैं इसे रात भर रखना चाहती हूँ ताकि इसका रंग बहुत अच्छा खिलकर बाहर आए, क्योंकि मैंने सुना है रात को मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ता है। आप ही ने कहा है ना, इससे ये पता चलता है कि जीवनसाथी हमसे कितना प्यार करता है। इसलिए राधा की बात गरिमा जी को भी सही लगती है। वो मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, जैसा तुम ठीक समझो बेटी। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। तुम होने वाली दुल्हन हो, अगर रात को ज्यादा देर तक जागोगे तो चेहरे का रंग उड़ जाएगा और चेहरा थका थका लगेगा, लेकिन तुम्हें फ्रेश देखना जरूरी है। मैं चलती हूँ। ये सुनकर गरिमा जी जाने लगती है। तभी राधा उन्हें रोकते हुए कहती है, माँ क्या आज रात आप मेरे साथ सो सकती हैं? मैं बस कुछ दिन के लिए इस घर में हूँ, ना जाने फिर आपकी गोद, आपका आंचल मुझे फिर कब मिलेगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटी की आंखें नम हो जाती हैं। गरिमा जी मुस्कुराते हुए राधा को गले लगा लेती हैं और गरिमा जी राधा को अपनी गोद में सर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए धीरे धीरे थपथपाते हुए सुलाने लगती हैं। राधा गरिमा जी से कहती है, माँ वह लोरी गाओ ना जो आप बचपन में मेरे लिए गाती थी। ये सुनकर गरिमा जी मुस्कुराते हुए राधा को थपथपाते हुए वह गाना गाने लगती है। नन्ही परी पैरों पर खड़ी। लोरी सुनते हुए राधा अपनी आंखें बंद कर देती है और कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। गरिमा जी राधा को थपथपाते हुए अपनी नम आंखों से उसके मासूम चेहरे को देख रही थी। एक माँ होने के नाते अपनी बेटी को से दूर होने का गम उन्हें भी था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगली सुबह हर बार की तरह इस बार भी राधा जल्दी से नहा धोकर मंदिर की तरफ निकलने लगती है। सभी गरिमा जी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ राधा, अब तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। आज तुम्हारी हल्दी है और कल तुम्हारी शादी। अब नियम के मुताबिक घर से बाहर निकलना होने वाली दुल्हन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये सुनकर राधा गरिमा जी से कहती है, लेकिन माँ मैं हर दिन महादेव की आरती गाने मंदिर जाती हूँ, तो आज क्यों नहीं जा सकती? जब तक महादेव की आरती ना कर लूँ ऐसा लगता है जैसे मेरी सुबह ही नहीं हुई। मैं सिर्फ आज के लिए ही तो इस शहर में हूँ। कल से तो मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। इसके लिए मुझे महादेव के आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज जाने दीजिए माँ। राधा नहीं रिक्वेस्ट करते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। लेकिन राधा, तुम्हारा घर से बाहर जाना सही नहीं होगा बेटा, समझने की कोशिश करो। तभी पीछे से नरेंद्र जी और गायत्री जी आते हुए गरिमा जी से कहते हैं, जाना अच्छा क्यों नहीं होगा भाभी जी? राधा बिटिया मंदिर ही तो जाना चाहती है और महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उसकी जीवन के लिए अच्छा ही है। हमारी मानिए तो आप राधा बिटिया को मत रोकिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज हम सब महादेव की आरती देखने चलते हैं। ये सुनकर दीनदयाल जी भी मुस्कुराते हुए नरेंद्र जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नरेंद्र। आज हम भी महादेव के मंदिर चलते हैं अपनी राधा बिटिया के भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगने। ये सुनकर गरिमा जी भी कुछ नहीं कह पाती और सभी लोग मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ आदित्य राठौर की फ्लाइट बनारस लैंड हो चुकी थी। आदित्य एयरपोर्ट से निकलकर अपने मैनेजर गौरव के साथ कार में बैठकर दीनदयाल श्रीवास्तव जी के घर के पते की तरफ निकल जाता है। वह लोग अभी आधा घंटा कार में बैठे ही थे, तभी अचानक कार रुक जाती है। ये देखकर आदित्य ड्राइवर से पूछता है, क्या बात है ड्राइवर, कार क्यों रोक दी? 1 मिनट सर, मैं देखकर बताता हूँ, कहकर ड्राइवर कार से बाहर निकलता है और कार के बोनट खोलकर देखता है तो इंजन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर ड्राइवर आदित्य को बताता है, सर कार गर्म हो चुकी है।
शायद किसी प्रॉब्लम के कारण अब थोड़ी देर रुकी है, मैं कार को ठीक कर देता हूँ। ये सुनकर आदित्य ड्राइवर पर गुस्सा होते हुए कहता है, जब तुम्हें पता है हम लोग आने वाले हैं तो तुम्हें कार पहले सही चेक करके रखनी चाहिए थी। तुम जानते हो मेरा एक एक पल कितना कीमती है। अब जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। आदित्य की बात सुनकर ड्राइवर जल्दी से कार को ठीक करने के लिए लग जाता है। तभी गौरव की नज़र बगल में 80 घाट की तरफ पड़ी है। वह आदित्य से कहता है, सर जब तक कारण ठीक हो रही है क्यों ना हम लोग 80 घाट पर आरती देखने चलें। मैंने सुना है यहाँ गंगा मैया की आरती बहुत ही भव्य होती है। वैसे भी सुबह के 5 बजे बज रहे हैं, आरती हो रही होगी। हमारी कार अचानक खराब हो गई, शादी गंगा मैया की पुकार है। इस वक्त हम लोग महादेव की नगरी में हैं, इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। जस्ट शट अप गौरव, अब तुम ये भक्ति पूजा पाठ और पूजा अर्चना वाली बातें मेरे सामने मत करो, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। अगर तुम्हें देखना है तो तुम जा सकते हो, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुम यही बस जाओ एक बाबा का चोला पहनकर। कहो तो मैं तुम्हें आज ही फायर कर देता हूँ। आदित्य की बात सुनकर गौरव डरते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ। गौरव अपने मन ही मन आदित्य को गाली देते हुए कहता है, खड़ूस जल्लाद कहीं का, जब देखो सड़ा हुआ था मुंह बनाकर रहता है, ऐसा लगता है इसमें कभी मुस्कुराना सीखा ही नहीं, सिर्फ दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। हे महादेव, मेरा श्राप लगे इसे। इस सड़े हुए इंसान को हंसना सिखा दो, इसकी जिंदगी को कॉमेडी बना दो। इसकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो इसे प्यार भक्ति और शालीनता का पाठ पढ़ाए। इस सड़े हुए मुस्कान चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, वरना ये जिंदगी भर दूसरों को रुलाता रहेगा। ना खुद चैन से जीता है, ना किसी को जीने देता है। इसे जीना सिखा दो महादेव। गौरव बेचारा मन ही मन उसे गालियां देते हुए और महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस कार में बैठ जाता है। लेकिन उसकी नज़र अभी भी 80 घाट पर थी। उसका बहुत मन था उस तरफ जाने का, लेकिन नौकरी के लालच में वह अपने कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा था। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आदित्य कार के बाहर खड़े होकर अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था, तभी अचानक उसके कानों में एक सुरीली आवाज पड़ती है, जो महादेव का भजन था, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वह मंत्रमुग्ध होते हुए उस आवाज की दिशा में देखने लगा। यह आवाज 80 घाट की तरफ से एक शिव मंदिर से आ रही थी। आदित्य ड्राइवर से पूछता है, यह आवाज कहाँ से आ रही है और इस भजन को कौन गा रहा है। ड्राइवर कार ठीक करते हुए आदित्य को बताता है, ये भजन महादेव के मंदिर से सुनाई दे रही है, जिसे राधा बिटिया गा रही है। हर सुबह इस वक्त ये भजन मंदिर से गाने की आवाज आती है। अब तो इस गाने को सुनने की आदत हो गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर कभी सुबह सुबह राधा का गाया हुआ भजन कानों में सुनाई ना दे तो बनारस में सवेरा ही ना हो। 12 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब बनारस शहर में सुबह सुबह राधा की आवाज ने लोगों के कानों में मिश्री ना घोली हो। राधा, यह एक शब्द आदित्य के मुंह से निकलता है। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमकते चेहरे पर एक अलग ही भाव, जिसे समझना शायद मुश्किल था। कुछ सोचते हुए आदित्य अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ाते हुए ड्राइवर से कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आदित्य को वहां से जाता हुआ देख गौरव मुंह बनाते हुए धीरे से अपने आप से कहता है, मुझे तो मना कर दिया और खुद मंदिर की तरफ जा रहा है, खड़ूस कहीं का। अब मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी जाऊंगा, आखिर यह मेरी जॉब है। उसके पीछे पीछे घूमना, इसी बहाने मैं भी महादेव और गंगा मैया की दर्शन कर लूंगा। थैंक यू महादेव कार खराब करने के लिए, कहते हुए गौरव भी आदित्य के पीछे पीछे धीरे कदमों से निकल जाता है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel Sam Pok Story for more episodes.